तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक राइट्स ऑफ कॉपीराइट ओनर. So there are basically two kinds of rights of a copyright owner, that is economic right and moral right. In this video we are going to discuss about economic rights of a copyright owner. So economic rights या कह सकते हैं कि these are exclusive rights. Okay, exclusive, how it is exclusive? Because it is only given to the owner of the copyright. Okay, ये राइट सिर्फ ओनर को मिलता है, इसके अलावा ये राइट किसी और को नहीं मिलता. व्हाट इज इकोनॉमिक राइट? अब इकोनॉमिक राइट में बहुत सारे राइट्स आते हैं, लाइक राइट टू रिप्रोड्यूस, लाइक राइट टू अडेप्ट, राइट टू ट्रांसलेट. वी कैन सी वेरियस काइंड्स ऑफ राइट्स इन फर्दर स्लाइड्स. ओके, so what is written in the introduction part? The journey of a creator's idea from the first spark of inspiration to a fully realized product is in the marketplace is both creative and commercial. कि ठीक है, हमने कुछ क्रिएशन तो किया है, हमको उसके लिए कॉपीराइट भी मिल रहा है, पर उसके अलावा हमारे पास और क्या राइट्स है? तो हमारे पास इकोनॉमिक राइट्स है कि जो भी हमारा क्रिएशन है उसका हम बेनिफिट भी ले सके खुद, है ना. सो क्रिएशन एंड कॉमर्शियल दोनों का हमको राइट्स है. कॉपीराइट प्लेस crucial role in this journey by granting economic rights to creators. These rights empower creators to control, commercialize and financially benefit from their original work. ये सारा उनका benefits होता है with the help of economic rights. Now what is economic right? ठीक है, तो इकोनॉमिक राइट आर द, जैसे कि मैंने बताया कि ये कैसे राइट्स होते हैं. दीज आर दी एक्सक्लूसिव राइट्स. दीज आर व्हाट काइंड ऑफ राइट? एक्सक्लूसिव मतलब नेगेटिव राइट्स हैं ये. ठीक है, ये कैसे राइट्स हैं? नेगेटिव राइट्स हैं. ये किसको मिलता है? ओनर को मिलता है. अब नाउ वी कैन सी इन द फर्दर स्लाइड्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओनर एंड ऑथर, वो भी जानना जरूरी है. ठीक है, तो ये किसको मिलता है एक्सक्लूसिव राइट? ये याद रखना है कि ओनर को मिलता है. ठीक है, ताकि वो क्या कर सके? दे कैन मैनेज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ देयर क्रिएशन. ओके, these rights are often referred to as negative right because they give copyright owner the authority to prevent others from using the work without permission. ओके, अब इसमें क्या क्या राइट्स आते हैं? तो इसमें आता है हमारा राइट टू ट्रांसलेट, राइट टू पब्लिकली कम्युनिकेट, राइट टू रिप्रोड्यूस, राइट टू अडेप्ट एंड राइट टू डिस्ट्रीब्यूट. ये 5 काइंड्स ऑफ राइट आते हैं हमारे इकोनॉमिक राइट्स में. तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथरशिप एंड ओनरशिप. ऑथरशिप मतलब जिसने वो क्रिएशन किया है, एंड ओनरशिप जिसके पास एक्चुअल ओनर है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी बुक लिखा है, उस बुक को किसी को मैंने सेल कर दिया फॉर मेकिंग ऑफ अ फिल्म और फॉर सम अदर पर्पस. तो मैंने सेल कर दिया, मतलब अब ओनरशिप किसके पास हो गया? दैट अदर पार्टी के पास हो गया. बट ऑथर कौन है? मैं हूं ऑथर. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथर एंड ओनरशिप. की ऑथर इज द क्रिएटर एंड ओनरशिप इज द लीगल होल्डर ऑफ दैट कॉपीराइट वर्क. ओके, ये क्रिएशन पर बेस्ड रहता है और ये लीगल राइट्स पर बेस्ड होता है. जो ऑथर्स होते हैं उनके पास मोरल राइट्स होता है और ओनर्स के पास इकोनॉमिक राइट रहता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि ऑथर के पास मोरल राइट्स होते हैं और ओनर के पास इकोनॉमिक राइट्स होते हैं. ठीक है, ऑथरशिप जनरली नॉट ट्रांसफरेबल. ये ट्रांसफर हो सकता है थ्रू लाइसेंसिंग, थ्रू असाइनमेंट, जो कि हम लोग फर्दर क्लासेस में भी देखेंगे. इसका एग्जाम्पल क्या है? नोवेलिस्ट राइट्स अ बुक, और इधर पे है कि जब वो अपना बुक को सेल कर देता है तो ओनर किसी और को ट्रांसफर हो जाता है. अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज फर्स्ट ओनर ऑफ अ कॉपीराइट. तो ओनरशिप का एक टॉपिक होता है जिसमें होता है कि हु इज नोन एज द फर्स्ट ओनर ऑफ अ कॉपीराइट. तो ये इस टॉपिक से उतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप एक सेक्शन 17 को, इस वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं कि किस वर्क लाइक लिटरेरी एंड ड्रामेटिक में कौन है ऑथर? इज द ओनर. ऑथर इज द ओनर. तो फर्स्ट ओनर कौन है वो हमको देखना है. जैसे फोटोग्राफ फॉर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, तो जो क्लाइंट है वो ओनर होगा. कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, तो एम्प्लॉयर इज ओनर. ये हमको एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. नेक्स्ट इज सेक्शन 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड्स टू इकोनॉमिक राइट्स ऑफ कॉपीराइट ओनर. कॉपीराइट का डेफिनेशन दिया है हमारा सेक्शन 14 में, जो कहता है कि कॉपीराइट का एक बंडल ऑफ राइट है. कैसे ये बंडल ऑफ राइट है? क्योंकि कोई एक अगर क्रिएशन हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई म्यूजिक क्रिएट किया, तो सिर्फ उस म्यूजिक पर तो कॉपीराइट नहीं रहता है ना, उसके साथ लिरिक्स पे रहता है, उसके साथ उसके कंपोजर्स पे रहता है, उसके साउंड्स पे रहता है ना. तो देयर आर उसके वीडियो, जो उस म्यूजिक के जो वीडियोस बनते हैं उस पे कॉपीराइट होता है. तो इट्स कंटेन अ बंडल ऑफ राइट. ओके, एंड हर एक राइट सेपरेटली ट्रांसफरेबल हो सकता है थ्रू लाइसेंसिंग और असाइनमेंट. ओके,
अब जो राइट्स है वो डिफर करते हैं थ्रू लिटररी, मतलब कुछ राइट्स है लाइक राइट टू रिप्रोड्यूस जो किसी चीज में एप्लीकेबल होंगी, किसी चीज में एप्लीकेबल नहीं होगी। अब वो चीजें क्या क्या है, तो वो लिटररी वर्क भी हो सकती है, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, साउंड रिकॉर्डिंग एंड सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी राइट टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है, जस्ट हम एक वर्क का कॉपी बना दे रहे हैं, ठीक है। द टर्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ कॉपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ अ वर्क, इसको हम कहते हैं राइट टू रिप्रोड्यूस। इसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें हमारा इंक्लूड होता है एडिटिंग, मॉडिफिकेशन, एडेप्टेशन, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। तो व्हाट इज इन एसेंस, इसका मतलब होता है, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है जस्ट वी आर मेकिंग अ कॉपी, सिमिलर कॉपीज। ओके, तो ये सिर्फ वही कर सकता है जो ओनर होगा उस पर्टिकुलर वर्क का। इसके लिए हमारे पास केस लॉ है, ब्रिटिश नॉर्थरॉप लिमिटेड वर्सेस टेक्स टीम ब्लैकबर्न 1974। इसमें ये हेल्ड हुआ था कि देयर शुड बी अ हाई डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी, कि हमको समझ आना चाहिए कि हाँ ये इस वर्क का रिप्रोडक्शन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कह तो रहे हैं कि हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज है, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज राइट टू रिप्रोड्यूस, देन यू आर इन्फ्रिंजिंग द वर्क ऑफ द रियल author or real owner. Okay, so there should be a high degree of similarity. Then Eastern Book Company versus Nevin J Desai, इसमें क्या हेल्ड हुआ था, the reproduction of any order or judgment delivered by a court judicial authority does not constitute copyright infringement as such content is in the public domain। लेकिन अगर आप उसमें अपना इंटेलेक्चुअल लगाते हो, अपना लेबर लगाते हो, अपना स्किल्स लगाते हो, then it will be considered as the कॉपीराइट सब्जेक्ट मैटर, और तब वहां पे आप अगर राइट टू रिप्रोड्यूस यूज करोगे तो फिर वहां पे इन्फ्रिंजमेंट होगा विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर। नेक्स्ट इज राइट टू पब्लिक परफॉर्मेंस। This right ensures that the creator or copyright holder has control over their work is performed in public settings. Public performance, for example, I am the owner of a डांस कोरियोग्राफिक वीडियो, सॉरी मतलब डांस का हम कह सकते हैं कि मैं एक डांस मैंने क्रिएट किया है, ठीक है, मैंने उस कैसे होगा वो परफॉर्मेंस वो मैं डिसाइड करूंगी। अब अगर कोई मुझसे बिना परमिशन लिए वो पब्लिकली परफॉर्म करेगा देन इट विल बी इन्फ्रिंजमेंट। सो द ओनर हैज अ राइट टू पब्लिक परफॉर्मेंस ऑल्सो। वो अगर चाहेगा कि उसका जो वर्क है, फॉर एग्जाम्पल लिटरेरी वर्क है, नोवेल्स है, उनका कोई स्टेज परफॉर्मेंस कर रहा है थ्रू ड्रामा, थ्रू सीरियल्स और थ्रू एनी अदर मीडियम, तो अगर मैं परमिशन नहीं दूंगी फॉर द पब्लिक परफॉर्मेंस देन दे कांट publicly perform also. Now there is a difference between public performance and private performance. Okay, पब्लिक परफॉर्मेंस एंड प्राइवेट परफॉर्मेंस। प्राइवेट परफॉर्मेंस मतलब जो हम लिमिटेड सर्कल्स पे लेते करते हैं लाइक इन अवर फैमिली फंक्शंस ओनली। बट अगर वही फॉर एग्जांपल हमारे फैमिली ने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया किसी होटल में, वो होटल क्या है, एक पब्लिक प्लेस है, वहां पे तो कोई भी आ सकता है, ठीक है। देन अगर वो परफॉर्मेंस वहां पर होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक परफॉर्मेंस, और अगर आपने बिना परमिशन के, ओनर के बिना परमिशन के परफॉर्म किया देन इट विल बी अ इन्फ्रिंजमेंट। ओके, so it should be very clear. Next is right to adapt and translate. Adapt मतलब होता है थोड़े मॉडिफिकेशन करना, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ वर्क इन टू अनदर फॉर्म, लाइक स्टोरी है, स्टोरी को हम प्ले में कर दे रहे हैं, नोवेल है, नोवेल को हम फिल्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, बुक को कॉमिक्स स्ट्रिप में कन्वर्ट कर देना है, इसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन। ट्रांसलेशन मतलब कुछ चीज इंग्लिश में उसको हिंदी में करना, कुछ चीज संस्कृत में उसको उर्दू में करना, कुछ भी हो सकता है ना ट्रांसलेशन में, तो ये होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। अब एकेडमी ऑफ जनरल एजुकेशन वर्सेस बी मालिनी माल्या में क्या हेल्ड हुआ था कि मियर एडेप्टेशन ऑफ एन आइडिया डज नॉट अमाउंट टू कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। अगर आपको कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट को प्रूव करना है, एस्टैब्लिश करना है, तो देयर शुड बी एन ओरिजिनल एक्सप्रेशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेंटल राइट्स। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इट इज माय राइट, मतलब जो ओनर है उसका राइट होता है कि वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे, किसको रेंट करना चाहे। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है सेल करना, लेंड, रेंटिंग कॉपीज एंड गिविंग अवे कॉपी एज गिफ्ट्स। ओके, यहाँ पे एप्लीकेबल होता है फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन। फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कि अगर आपने अपने वर्क को एक बार सेल कर दिया है देन इट इज कंसिडर्ड कि वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है, अब उसके ऊपर बाकी सारी जो राइट्स है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन।
रेंटल राइट कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है स्पेसिफिक ओनली टू, जैसे मैंने बोला कि हर राइट्स हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, वो सब्जेक्ट मैटर पर डिपेंड करती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेंटल राइट्स, तो रेंटल राइट्स कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? फिल्म में, सॉफ्टवेयर में, साउंड रिकॉर्डिंग में, सिर्फ इन चीजों में हमारा रेंटल, मतलब इन चीजों को ही हम रेंट में दे सकते हैं। अदर बाकी जो चीजें हैं सेक्शन 13 क्लॉज 1 में जो भी हम लोग कल पढ़े थे, दैट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर rental rights. Prevent piracy and unauthorized commercial rents. So we have discussed these all kinds of rights. So what is the main motto of discussing all these rights? Because it bridges creativity and commerce, because after all the purpose of our creation is to gain to earn profit, to gain something to have our daily needs. Okay, like हमको अपना जरूरत पूरा करना है, इसलिए शायद हम वो क्रिएशन कर रहे हैं, है ना? तो it is a bridge between creativity and commerce. These rights include reproduction, performance, adaptation, distribution. Protects creators from unauthorized use. हम देखेंगे आखिरी में कॉपीराइट का जब डिस्कशन कंप्लीट होने वाला रहेगा तो इन्फ्रिंजमेंट रेमेडीज डिफेंसेस सब चीज हम अच्छे से देखेंगे. A proper understanding of these rights is a key to fostering innovation and fair use. So I hope कि आपको इकोनॉमिक राइट समझ आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में we will discuss moral rights of a copyright owner. Thank you and have a nice day.